हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 16 जुलाई और आज हम देखने वाले हैं आपके परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है और छत्तीसगढ़ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिज़ाइन किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है I2U2 लीडर्स का वर्चुअल समिट। ध्यान देंगे, लीडर्स का वर्चुअल समिट का आयोजन कब हुआ। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज यहाँ पर कि I2U2 एक्चुअली है क्या। तो ध्यान देंगे, I2U2 I फॉर इंडिया, इंडिया। नेक्स्ट है I आपका यहाँ पर इजराइल, इजराइल। और सेकेंड यू जो है यहाँ पर, फर्स्ट यू की अगर हम बात करें तो ये है USA एंड नेक्स्ट यू जो है ये है आपका UAE। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें I2U2 की वर्ल्ड लीडर्स की वर्चुअल समिट जो है यहाँ पर आपको ध्यान देंगे 14 जुलाई को ऑर्गेनाइज किया गया। कब किया गया? तो 14 जुलाई को ऑर्गेनाइज किया गया। अब इसकी बात अगर हम करें I2U2 यूनियन की, तो I2 यूनियन की परिकल्पना अक्टूबर 2021 में ही रखी गई थी, अक्टूबर 2021 में रखी गई थी। और इसमें शामिल कौन हुए थे? शामिल कौन हुए थे? तो ध्यान देंगे, शामिल यहाँ पर I2U2 जो है इसके विदेश मंत्रियों के बैठक में, विदेश मंत्रियों के बैठक में ही इसका निर्णय लिया गया था, विदेश मंत्रियों के बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। तो अब आपके पास क्वेश्चन का आंसर सामने है कि I2U2 लीडर्स का समिट वर्चुअल तरीके से जो किया गया, इसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लापिड ने और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद अल बिन जायद, साथ ही साथ USA की अगर हम बात करें तो USA के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसमें भाग लिया। तो ध्यान रखेंगे, आयोजन के बारे में पूछा था आपसे, 14 जुलाई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपसे दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में है हाल ही में NHRSRCL के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर, ध्यान देंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे बनाया गया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये क्या है? तो ये है नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। याद रखेंगे, रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि नए प्रबंध निदेशक, इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो अभी तक सतीश अग्निहोत्री, ध्यान रखिएगा सतीश अग्निहोत्री, याद रखेंगे अभी तक सतीश अग्निहोत्री यहां पर इसके CMD थे। और सतीश अग्निहोत्री की जगह लिया है यहां पर राजेंद्र प्रसाद ने, करेक्ट ऑप्शन ए। स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना कब हुई NHSRCL का? तो याद रखिएगा फरवरी 2022। क्लियर। मुख्यालय की बात करूं अगर मैं तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, याद रखिएगा न्यू दिल्ली। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा? ध्यान रखिएगा, राज्य के किस जिले में ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। तो आपको अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो ये जो औद्योगिक पार्क है तुमेनार में बनाया जाएगा, तुमेनार का लोकेशन कहाँ है? तो ध्यान देंगे बस्तर जगदलपुर। तो जिला पूछा तो आपका आंसर जगदलपुर होना चाहिए, गांव पूछेगा तो तुमेनार होना चाहिए। औद्योगिक पार्क बनाने से फायदा, तो जितने भी स्वयं सहायता समूह के जो छोटे छोटे कार्य वहां पे चल रहे हैं, महिला सेविका संस्था के द्वारा स्वयं सहायता समूह के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब के लिए यहाँ पर औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। लागत की बात करूं मैं, कितने रुपए खर्च होंगे? तो लागत यहाँ पर 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से ये पार्क तैयार किया जाएगा। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अब बात आती है कि ये रियल एस्टेट का अपीलेट ट्रिब्यूनल है क्या। तो ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट से जुड़े जितने भी विवादित मामले हैं या कोई भी विवाद है उन सब को सुलझाने हेतु यहाँ पर राज्य में
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट अपीलिएट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। क्लियर रहेगा, अपीलिएट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। अपीलिएट ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ पे? रायपुर में। हाल ही में किसे इसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो ध्यान रखेंगे जस्टिस शरद कुमार गुप्ता जी को, जस्टिस शरद कुमार गुप्ता को। ठीक है, जस्टिस शरद कुमार गुप्ता। अगर आपको पता होगा तो रियल एस्टेट अपीलिएट ट्रिब्यूनल, रियल एस्टेट REAT, रियल एस्टेट अपीलिएट ट्रिब्यूनल। क्लियर। उसके बाद रेरा RERA, जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रेया सर्टिफाइड है या नहीं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो क्लियर रहेगा, जस्टिस शरद कुमार गुप्ता को अपीलिएट ट्रिब्यूनल रियल एस्टेट के लिए यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह, प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किसने किया? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ध्यान देंगे प्रसार भारती का हाल ही में एक नया लोगो लॉन्च किया गया है, लोकार्पण किया गया है। और प्रसार भारती के नए लोगो का लोकार्पण सचिव जो कि प्रसार भारती के सचिव हैं, प्रसार भारती के सचिव हैं अपूर्व चंद्रा। कौन है? अपूर्व चंद्रा। ध्यान रखिएगा, प्रसार भारती के सचिव अपूर्व चंद्रा जी ने किया है, अपूर्व चंद्रा जी ने किया है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए होगा। आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य के किस संघ को सिंगापुर में अंतरराष्ट्रीय ग्रेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्रिस यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस संघ को सिंगापुर में अंतरराष्ट्रीय ग्रेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है हस्तकला, मूर्तिकला, लघु वनोपज, औद्योगिक। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर राज्य के लघु वनोपज संघ को अंतरराष्ट्रीय ग्रेड पुरस्कार दिया गया। कहाँ पे? तो अगर हम बात करें तो बस्तर के अगर हम बात करें बकावंड गांव और कोरबा जिले के डोंगानाल के दो स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय ग्रेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे 23 जुलाई। कहाँ पे? सिंगापुर में। स्वयं सहायता समूह के दो महिलाओं को इस पुरस्कार को ग्रहण करने हेतु सिंगापुर भेजा जाएगा। क्लियर। चलिए करेक्ट ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। गैर आदिवासी सदस्यों का प्रतिशत 33% से घटाकर कितना प्रतिशत आदिवासी मछुआ सहकारी समिति में करने का प्रावधान है? आदिवासी मछुआ सहकारी समिति में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में करने का प्रावधान है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 33% से घटाकर 30% करने का प्रावधान है, 30% करने का प्रावधान है। साथ ही साथ मछुआ समिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आदिवासी या अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए अध्यक्ष के पद को आरक्षित कर दिया गया है, अध्यक्ष पद पर गैर आदिवासी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं बैठ सकता है। यानी आदिवासी मछुआ सहकारी समिति का अध्यक्ष पद जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 33% से घटा करके 30% कर दिया गया। करेक्ट ऑप्शन सी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली पालन हेतु 10 हेक्टेयर से अधिक जल क्षेत्रों को कितने वर्ष के लिए पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया है? तो 10 हेक्टेयर से जितने भी तालाब होंगे, जितने भी नोकचा होंगे, यानी कि जितने भी आहर होंगे, उन सब में मछली पालन हेतु 10 वर्ष का पट्टा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 10 वर्ष का पट्टा दिया जाएगा, 10 ईयर्स के लिए पट्टा दिया जाएगा। 10 हेक्टेयर का जमीन 10 ईयर्स का पट्टा। क्लियर रहेगा, 10 साल के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर 20 हेक्टेयर से कम का एरिया है, एनीकट है, ध्यान देंगे एनीकट है, या फिर आपका डी पूल है, तो यहाँ पे मत्स्य यानी कि मछली पकड़ने के लिए आज़ादी दी जाएगी, छूट दी जाएगी। क्लियर रहेगा, ताकि बाकी सारे जितने भी गरीब मछुआरे हैं उनका जीविका चलता रहे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो पट्टे कितने वर्ष के लिए दिए गए? 10 ईयर्स के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते, हाल ही में राज्य सरकार ने गौठानों से गौमूत्र किस मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में गौठानों के स्वावलंबी होने की सूची जारी की गई थी और उसमें से रायगढ़ जिला
टॉप किया था, यानी 289 गौठान जो थे रायगढ़ जिले के, उन्होंने अपने आप को स्वावलंबी घोषित किया था, सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट। यहां बोला गया है गौठानों से गौमूत्र लेने के लिए गौमूत्र किस मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, गौमूत्र को 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, और ये गौमूत्र गौठान से खरीदे जाएंगे, और ये गौठान गोधन न्याय योजना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गोधन न्याय योजना के तहत आते हैं। इससे क्या होगा, तो जितने भी गौपालक हैं, गौपालकों की अगर हम बात करें तो गौपालकों के आय का जरिया बनेगा। क्या बनेगा, आय का जरिया बनेगा, यानी कि उनकी आजीविका का साधन बनेगा और एक कमाई का जरिया बनेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा, ए, कैपिटल ए, करेक्ट ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किसने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। अभी राष्ट्रपद की अगर हम बात करें, पदक के बारे में बात करें, कांस्य पदक के बारे में बात करें, तो तीरंदाजी यानी आर्चरी में भारत के प्लेयर अभिषेक वर्मा ने कांस्य पदक जीता है। और राष्ट्रमंडल खेल कहां हो रहा है, बर्मिंघम, ब्रिटेन में। याद रखेंगे, बर्मिंघम में हो रहा है, बर्मिंघम में हो रहा है। और किसने जीता है, अभिषेक वर्मा ने। किसमें, आर्चरी में, तीरंदाजी में। कौन सा पदक जीता है, तो आर्चरी में। आर्चरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनके साथ साथ ज्योति सुरेखा, ध्यान रखेंगे आप, ज्योति सुरेखा वेन्नम ने भी कांस्य पदक जीता है फीमेल कैटेगरी में। अभिषेक वर्मा एशियन गेम्स में, ठीक है, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे तीरंदाजी में कांस्य पदक की बात हो रही थी। अभिषेक वर्मा करेक्ट आंसर। चलिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर किस राज्य ने लागू किया। तो प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्री प्राइमरी स्तर पर बाल बाटिका खोला गया। किसके द्वारा, पुष्कर सिंह धामी कौन है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, पुष्कर सिंह धामी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी स्कूल पे बच्चों के विकास हेतु, साथ ही साथ सीखने की कौशल, सीखने की कला का विकास हेतु बाल वाटिका का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। बाल वाटिका खोले जाएंगे राज्य में। किसने निर्णय लिया, पुष्कर सिंह धामी ने। इस प्रकार राज्य की अगर हम बात करें तो भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति को अपनाया है। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अर्न विद लर्न, ध्यान देंगे, अर्न विद लर्न योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया। अब ये अर्न विद लर्न क्या है, ध्यान देंगे। विद्यालय चलो अभियान, याद रखिएगा, विद्यालय चलो अभियान कहाँ लगाया गया, विद्यालय चलो अभियान किसके लिए है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग की, ठीक है, आयु वर्ग के वैसे छात्र जो कोविड-19 के महामारी के दौरान स्कूल छोड़ चुके हैं या किसी न किसी कारणवश से स्कूल में पुनः वापसी नहीं करना चाहते हैं, तो यहीं पर विद्यालय चलो अभियान की शुरुआत की गई। और इसी विद्यालय चलो अभियान का एक हिस्सा है अर्न विद लर्न। त्रिपुरा सरकार ने इस योजना को चलाया है। किसने चलाया है, त्रिपुरा सरकार ने, त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने इस योजना को चलाया है। और कोविड-19 से राज्य में 9,000 छात्र जो हैं स्कूल से दूर चले गए हैं। इट मीन्स कि वो स्कूल में वापस नहीं आए। इसके लिए विद्यालय चलो अभियान के तहत अर्न विद लर्न योजना की शुरुआत त्रिपुरा सरकार ने अपने राज्य में किया है। क्लियर, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बास्तिल दिवस, ध्यान देंगे, बास्तिल दिवस किस देश में मनाया जाता है। एक्चुअली बास्तिल है क्या, ध्यान देंगे यहाँ पे, बास्तिल का किला, याद रखिएगा, बास्तिल का किला, फोर्ट ऑफ बास्तिल कहाँ पे है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है।
साथ ही साथ पेरिस में और क्या है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है। साथ ही याद रखेंगे फ्रांस, जब बात आती है फ्रांस की तो फ्रांस में याद रखेंगे हमेशा हर साल 14 जुलाई को बास्तिल दिवस मनाया जाता है। बास्तिल का किला क्या है, यहाँ पर हथियार रखने की जगह थी, हथियार रखने की जगह थी प्लस जेल था, जेल था। 1789 की क्रांति याद रखेंगे, 1789 की क्रांति, फ्रांस की औद्योगिक क्रांति, यहाँ पर जनता जो अत्याचार से पीड़ित थी विद्रोह कर दी थी। विद्रोह के बाद फ्रेंच मोटो, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप पढ़े होंगे, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में फेटर्निटी, समान बंधुत्व की अगर हम बात करें, भ्रातृत्व की भावना का विकास के बारे में बात करें, तो यहीं पे इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मोटो से हमने बोरो किया है। क्या, तो भ्रातृत्व की भावना, एकता और साथ ही साथ हम लोग अखंडता की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन फ्रांस, कहां पे है, फ्रांस, राजधानी पेरिस, हेडक्वार्टर यूनेस्को, साथ ही साथ 14 जुलाई को बास्तिल दिवस, और क्या है, फ्रांस का एफिल टावर, क्या है, एफिल टावर। फ्रांस के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, यूएन के 5 वीटो पावर के मेंबर में से एक है, 5 वीटो पावर मेंबर में से एक है, कौन, फ्रांस। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़े, चलिए छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट पॉइंट बना करके याद रखेंगे, चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, ध्यान रखेंगे ये जापान का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे हमारे भारत में भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है, इसी प्रकार जापान में सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम, ये आपका जापान का हायर डिग्री का अवार्ड है, हायर सुप्रीम अवार्ड है। क्लियर रहेगा। अभी जब जापान की बात आती है तो याद रखिएगा आप टोक्यो, ठीक है, टोक्यो के साथ साथ आपको याद रखना है हिरोशिमा एंड नागासाकी, याद रखेंगे नागासाकी। हाल ही में एक घटना जो कि बहुत ही दुखद थी जापान के लिए, लंबे समय से प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे की हत्या कर दी गई और ये जापान के प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ नारा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद जब शिंजो आबे का नाम आता है तो आप यहां पर याद रखेंगे क्या, तो इनको पद्म विभूषण, भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था 2021 में, पद्म विभूषण से सम्मानित किया था शिंजो आबे को 2021 में। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां जो है आपका होगा बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022 के, ध्यान देंगे, वर्ष 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थान की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची टाइम्स मैगजीन के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई, जिसके तहत भारत के 2 शहर केरल और अहमदाबाद, ठीक है, केरल और अहमदाबाद, इन 2 को शामिल किया गया है। अब केरल में क्यों, क्योंकि यहाँ पर इको टूरिज्म का हॉट स्पॉट है, क्या है, हॉट स्पॉट है। क्लियर, हॉट स्पॉट है। अहमदाबाद को क्यों, क्योंकि ये यूनेस्को का साइट साबरमती आश्रम यहीं पर है। यूनेस्को याद रखेंगे, यूनेस्को अभी मैंने बताया था, यूनेस्को का पेरिस में हेडक्वार्टर है, यूएन की एक एजेंसी है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रहेगा। ये था आज के सारे क्वेश्चंस की सीरीज। अब बारी आती है आपके स्टूडेंट धर्मा की। अब ये स्टूडेंट धर्मा है क्या, तो हर एक सेशन में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होता है। तो अब वही स्टूडेंट धर्मा का यानी छात्र धर्म का यहाँ पर समय है। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, ध्यान देंगे यहाँ पर ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लास्ट लेक्चर में यानी लास्ट डे की अगर हम बात करें 15 जुलाई के जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है, 15 जुलाई क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस
किस महिला ने गोल्ड मेडल जीता एथलेटिक्स में? किस महिला ने गोल्ड मेडल जीता एथलेटिक्स में? ठीक है, एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स में। तो याद रखिएगा, नाम है उनका भगवानी देवी, भगवानी देवी। उम्र है उनकी 94 साल, उम्र है उनकी 94 साल। ये हिंट मैंने आपको दे दिया था। 94 साल की उम्र में इन्होंने एथलेटिक्स में, वर्ल्ड एथलेटिक्स में 94 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता है। ओके, तो ये था आज का एपिसोड। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अभी बहुत ही जल्द आपके लिए एडीओ के लिए, छात्रावास अधीक्षक के लिए, ऐसे ही और भी जितने व्यापम के अपकमिंग एग्जाम्स हैं, पीएससी के एग्जाम्स हैं, इन सब के लिए एक नया सेशन प्लान करेंगे। ओके, इसके लिए आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा, आपकी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों का इसका बेनिफिट हो। ओके, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए एपिसोड में। धन्यवाद।